The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर जहां पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं और जनरली हम लोग क्लोज सिस्टम की हेल्प से थर्मोडायनामिक्स की स्टडी यहां पर कर रहे हैं। इस कोर्स में हम लोग बेसिकली फोकस कर रहे हैं CSIR नेट JRF केमिकल साइंस के सिलेबस को। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को डिस्कस किया कि क्या क्या हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक वे के अंदर थर्मोडायनामिक्स की स्टडी इस चैनल के ऊपर की है, जहां पर हमने सबसे पहले किसकी बात की थी, एक बेसिक पोर्शन की बात की थी। बेसिक पोर्शन में हम लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को पढ़ा, थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को पढ़ा, अल्फा बीटा गामा, हीट कैपेसिटी को पढ़ा, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, उल्लर थ्योरम क्या होती है, हीट कैपेसिटी, फीचर ऑफ हीट कैपेसिटी और वर्क डन निकालना, रिवर्सिबल प्रोसेस हो या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो। तो इन सभी चीज़ों की बात हम लोगों ने किसमें की थी, बेसिक पार्ट के अंदर की थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़े, जो अपने मॉडल्स थे उनको पढ़ा। एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने पढ़ा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, मॉडल्स में आप लोगों ने कार्नोट इंजन का मॉडल याद किया, रेफ्रिजरेटर को पढ़ा, हीट पंप को पढ़ा, जो कि आपके सिलेबस में थे। उन सभी चीज़ों को आप लोगों ने वहाँ पर उन्हें कवर कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने डेल्टा एस को निकालना सीखा, चाहे आपका प्रोसेस कैसा भी हो, रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, उन सभी ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आप लोगों ने डेल्टा एस को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जहाँ पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट देखा, कैसे आप लोग गैस के नेम की हेल्प से CP और CU कैलकुलेट कर सकते हो। उसका जिक्र हमने कहाँ पर किया था, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के अंदर, वहाँ पर हमने उसे किया था। डेल्टा एस के बाद हम लोगों ने फोकस किया अपने गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर, और उसके बाद हम लोगों ने डेल्टा जी को काफ़ी अच्छे से पढ़ा। हमने गिब्स फ्री एनर्जी की डिपेंडेंस देखी प्रेशर के ऊपर भी और टेम्परेचर के ऊपर भी, क्योंकि जो आपका गिब्स फंक्शन है वो प्रेशर का और टेम्परेचर का क्या होता है, फंक्शन उसके ऊपर क्या करता है, वो डिपेंड करता है। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही आप लोग लैब के अंदर क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए आप लोग हर जगह गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हो, बाकी सब पोटेंशियल को ज़्यादा आप लोग नहीं पढ़ते। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे आप लोग डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप लोग, आपकी जो एंथैल्पी होती है वो किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होती है, और उसकी जो इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन का नाम है किरचॉफ्स इक्वेशन। तो आज हम लोग उसकी बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग एक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि आपका ओपन सिस्टम के अंदर थर्मोडायनामिक्स होती है वो कितनी अलग होती है क्लोज सिस्टम से, या फिर उसके अंदर क्या क्या चेंज आने वाले हैं, किस तरीके से आप लोग उसको पढ़ोगे, उसकी बात भी हम लोग आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं। तो लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हे गाइस, दिस इज RJ एंड वेलकम टू RJ अकेडमी। थर्मोडायनामिक्स के लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का डिपेंडेंस चेक कर रहे थे टेम्परेचर के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन की 3 फॉर्म को याद किया था, और हम लोगों ने तीनों फॉर्म की एप्लीकेशन को लास्ट क्लास के अंदर कवर कर लिया था। यानी कि हम लोग लास्ट क्लास में चेक कर रहे थे कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा G1 पता है, तो आप लोग किसी और टेम्परेचर के ऊपर, मान लीजिए कि किसी सेकेंड टेम्परेचर के ऊपर, आप लोग उसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा G2 कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों ने इक्वेशन को वहां पर याद कर लिया था। और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था गिब्स फ्री एनर्जी का डिपेंडेंस प्रेशर के ऊपर, यानी कि अगर आपको एक प्रेशर के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा G1 पता है, तो दूसरे प्रेशर के ऊपर डेल्टा G2 कैलकुलेट कर सकते हो। इन सभी चीज़ों के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ लिए थे, और डेल्टा G से पहले हम लोगों ने डेल्टा S को कैलकुलेट करना सीखा था। आपका चाहे कैसा भी प्रोसेस हो, आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, या फिर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन सारे प्रोसेस के लिए आप लोग डेल्टा S को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए आप लोग डेल्टा G को कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। यानी कि अगर एक टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर आपको डेल्टा G पता होगा, तो दूसरे टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर आप लोग डेल्टा G को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके लिए आपके पास क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन है, आपको वो इक्वेशन याद है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग डेल्टा H को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा H पता होगा, और आपको किसी और टेम्परेचर के
ऊपर उसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच को कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। और वो इक्वेशन है आपके पास किरचॉफ इक्वेशन। देखिए, अगर मैं बात करूं किरचॉफ इक्वेशन की, तो बहुत ही ज़्यादा इसका लैब के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को कि आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज को कंट्रोल कर पाओ। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आप लोग लैब के अंदर किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपकी जो मान लीजिए वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपकी 90 किलो जूल हीट जो है वो रिलीज हो गई। इसका मतलब उसका डेल्टा एच क्या हो गया आपके पास, माइनस का 90 किलो जूल हुआ। और मान लीजिए कि आपने ये एक्सपेरिमेंट आप लोग रूम टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हो, तो आपके पास क्या प्रेशर, आपके पास टेम्परेचर क्या रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप चाहते हो कि वो केमिकल रिएक्शन बिल्कुल भी हीट रिलीज ना करे, यानी कि आप चाह रहे हो कि उसका डेल्टा एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। स्टार्टिंग वाले केस के अंदर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो सेम केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा ए से बी का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान जो आपकी डेल्टा एच थी वो आपकी माइनस का 90 किलो जूल थी, यानी कि वो केमिकल रिएक्शन 90 किलो जूल हीट क्या कर रही थी, रिलीज कर रही थी। लेकिन आप चाहते हो कि जब लैब के अंदर आप इस रिएक्शन को करो तो वहां पर बिल्कुल भी हीट ना निकले, क्योंकि मान लीजिए कि आपको हीट निकलने से कोई ना कोई नुकसान हो रहा है, आप नहीं चाहते कि हीट निकले लैब के अंदर, तो आप लोग किस टेम्परेचर के ऊपर उस केमिकल रिएक्शन को करोगे कि उसका डेल्टा एच क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसी चीज़ का डिपेंडेंस हम लोग देखने वाले हैं किरचॉफ इक्वेशन के अंदर। यानी कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच पता हो, तो आप लोग किसी और टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा एच को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप लोगों को निकालनी है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस टॉपिक से, क्वेश्चन जैसे आप लोगों के गिब्स फ्री एनर्जी के आते थे, क्वेश्चन जैसे आप लोगों के एंट्रोपी चेंज के आते थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं किरचॉफ इक्वेशन से। मान लीजिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी क्या दिया, सी प्लस डी दिया, और आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर डेटा आपको गिवन है, आपको डेल्टा G1 आपको गिवन है, आपको क्या गिवन है, आपको T1 गिवन है, यानी कि आपको T1 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G1 गिवन है। उसके बाद इस केमिकल रिएक्शन का आप लोगों को क्या पता है, डेल्टा S पता है, और आप लोगों को T2 टेम्परेचर के ऊपर आपको डेल्टा G2 को कैलकुलेट करना है। यानी कि क्वेश्चन के अंदर उसने आपको T1 दिया हुआ है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर किस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा G1 दिया हुआ है, और आपसे पूछा है कि T2 टेम्परेचर के ऊपर उसका डेल्टा, उसका जो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो कितनी होगी, और साथ ही साथ उसने आपको एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है। तो आपने गिब्स हेल्महोल्ट्ज के अंदर देखा था कि अगर आपको ये सब डेटा गिवन होगा तो आप लोग इजीली क्या निकाल पाओगे, डेल्टा जी को कैलकुलेट कर पाओगे। यहां पर आपको डेल्टा एस का भी और डेल्टा एच का भी डेटा आपको साथ में गिवन है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का यूज करोगे, वहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो, वहां से आप लोग डेल्टा जी टू को कैलकुलेट कर सकते हो। जो आप लोगों ने सेकंड फॉर्म पढ़ी थी गिब्स की, वो क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, डेल ऑफ डेल्टा जी बाई टी डिवाइडेड बाई क्या, डेल टी इक्वल टू, आप लोगों ने वहां पर क्या देखा था, माइनस का डेल्टा एच अपॉन में आर टी स्क्वेयर, आर को आप यहां पर काट सकते हो, और डेल्टा एच अपॉन में टी स्क्वेयर। तो ये आप लोगों ने फॉर्म वहां पर पढ़ी थी। उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेट किया था, और उसके बाद आपने कहा था कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा G1 पता हो तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर आप डेल्टा G कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा H की वैल्यू पता हो, बशर्ते आपको डेल्टा H की वैल्यू पता हो। तो अगर उसने क्वेश्चन इस टाइप का बनाया होगा कि उसने कोई केमिकल रिएक्शन दी, A प्लस बी हुआ, A प्लस बी से C प्लस डी बना, डेल्टा G1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, डेल्टा G2 कैलकुलेट करने हैं, और डेटा में उसने डेल्टा S भी गिवन है और डेल्टा H भी गिवन है, आपको जरूरत किसकी पड़ेगी, डेल्टा H की आपको जरूरत पड़ेगी। तो इन सब चीजों का हेल्प यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा G2 निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन का। लेकिन अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है, A प्लस बी से आपका बन रहा है C प्लस डी, और आप लोगों को T1 टेम्परेचर के ऊपर आप लोगों को डेल्टा H1 गिवन होगा, ये चीज आपको क्या है, ये चीज आपको गिवन होगी। उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा कि मान लीजिए T2 टेम्परेचर के ऊपर इसका जो डेल्टा H2 है ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ इक्वेशन। जैसे कि आप लोगों को टेम्परेचर चेंज करने पे डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को डेल्टा एच की जरूरत पड़ती थी, यानी कि अगर आप लोगों को एक टेम्परेचर के ऊपर गिब्स फ्री एनर्जी पता हो, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पता हो, तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा एच गिवन हो। उसी तरीके से अगर आप लोग एक प्रेशर के ऊपर डेल्टा G1 आपको गिवन हो, तो दूसरे प्रेशर के ऊपर आप डेल्टा G2 कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको डेल्टा V पता हो, अगर आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के अंदर हो रही है। लेकिन अगर आपकी केमिकल रिएक्शन गैसेस फेज के अंदर हो रही है तो आपको क्या पता हो, डेल्टा Ng पता हो। उसी तरीके से इस केस में आपको जिस चीज की जरूरत पड़ने वाली है वो आपको पड़ने वाली है डेल्टा Cp की। कैसे पड़ेगी, फॉर्मूला क्या है,
उसको डिराइव करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके का आपका जो है आपका फॉर्मूला बनने वाला है, कैसे इसकी एप्लीकेशन होगी, आपको केमिकल रिएक्शन गिवन होगी, एक टेम्परेचर पर डेल्टा H1 आपको पता होगा, दूसरे टेम्परेचर के ऊपर आपसे क्या निकलवाएगा, वो डेल्टा H2 निकलवाएगा। तो क्वेश्चन किसका बन जाएगा, किरचॉफ्स इक्वेशन का बन जाएगा। देखिए आज की क्लास के बाद, आज आपका 30th लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का, और आज की क्लास के बाद आप लोगों का थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगी, जो आपकी किसकी है, क्लोज सिस्टम की है। अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को ध्यान से फॉलो किया है तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बात को करते हुए आ रहे हैं कि आपके पास थर्मोडायनामिक्स में 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है और आइसोलेटेड सिस्टम होता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम तो आपके पास प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं है, तो उस टाइप की स्टडीज करके आपको फायदा क्या मिलेगा। तो आइसोलेटेड को आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ते, आप लोग पढ़ते हो ओपन सिस्टम को, आप लोग पढ़ते हो क्लोज सिस्टम को। बेसिकली जनरली आप लोग ज़्यादा किसको पढ़ते हो, आप लोग ज़्यादा किसको पढ़ते हो, क्लोज सिस्टम को पढ़ते हो, क्योंकि जनरली आपके पास जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे क्लोज सिस्टम होते हैं। हम लोगों ने वहाँ से थर्मोडायनामिक्स को पढ़ना शुरू किया था, और वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि क्लोज सिस्टम के अंदर आप लोगों का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो सकता है, एनर्जी तो आपकी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन आपका अमाउंट ट्रांसफर नहीं हो सकता। यानी कि उस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ एनर्जी का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या आपके पास, या तो आप वर्क के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर आप हीट के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोगों ने चेक किया था कि आपके पास कितने टाइप के वेरिएबल्स बनेंगे क्लोज सिस्टम के अंदर। वहां पे मैंने कहा था कि आपके पास 4 टाइप के वेरिएबल होंगे, पी, वी, एस, टी, और इन चारों वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास 4 क्या होंगे, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल होंगे, H, G, A, U। तो हम लोगों ने सारे के सारे वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने सारे के सारे थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया, कार्नोट इंजन जो आपके पास मॉडल्स गिवन थे, कार्नोट इंजन का था, हीट पंप का था, रेफ्रिजरेटर का था, वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अगर मैं बात करूं एक्सपेरिमेंट्स और मॉडल्स की, तो आपके पास जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, आपके पास कार्नोट इंजन है, आपके पास हीट पंप है, और आपके पास क्या है, रेफ्रिजरेटर है। आपने इन सबको अच्छे से पढ़ लिया। स्टार्ट हमने किया था बिल्कुल बेसिक से, बेसिक के थर्मो को हमने सबसे पहले पढ़ा था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर मैंने सबसे पहले आपको बताया, जहां से आपने सारे रिलेशंस को याद किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट, अल्फा, बीटा, गामा आपका क्या होता है। फिर हमने पढ़ा हीट कैपेसिटी क्या होता है, फीचर ऑफ हीट कैपेसिटी को देखा। उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन निकालने को, वर्क डन निकालना सीखा, कैसे आप लोग वर्क डन को निकाल सकते हो, प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो। तो ये सारा जो पार्ट था आप लोगों का बेसिक वाला पार्ट था, जहां पर हम लोगों ने बात की थी थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट आपकी क्या होती है, जहां पर मैंने आपको डेल्टा H अपॉन डेल्टा P के बारे में बताया था, और डेल्टा U अपॉन में डेल्टा V के बारे में बताया था। ये हम लोगों ने पढ़ी थी फर्स्ट थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, और ये हमने पढ़ी थी सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका बेसिक वाला पार्ट था। फिर आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा, आप लोगों ने मॉडल्स को पढ़ा। उसके बाद आप वापस से आ गए थे किसके ऊपर, आप लोग डेल्टा एस को कैलकुलेट करने के पे आ गए थे। उसके बाद आप लोगों ने डेल्टा जी को कैलकुलेट करना सीखा। फिर आप लोगों ने डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी को देख लिया, डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी को देख लिया। ये सब चीजें आप लोग कर चुके हो, ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। स्टार्ट किया बेसिक से, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट मॉडल्स पढ़े, फिर आप लोगों ने डेल्टा एस डेल्टा जी को पढ़ा। इसी सीक्वेंस में अगर आप लोग थर्मो को पढ़ोगे, इसी सीक्वेंस में अगर आप लोग चीज़ों को याद करने लगोगे तो आपको याद जल्दी हो जाएगी। जैसे कि आप लोग किसी मूवीज़ को देखते हैं, जब भी आप कोई मूवी को देख रहे हो तो वहाँ पर आपके सामने एक स्टोरी चल रही होती है और आप उस स्टोरी को भूलते नहीं हो। अगर आपसे मान लो कोई भी आपने मूवी देखी थिएटर के अंदर और आपसे कोई पूछे 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, आप लोगों ने वो मूवी दोबारा नहीं देखी, ना तो आपने उसको रिवाइज किया, लेकिन आपसे अगर कोई स्टोरी पूछ रहा था तो आपको वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, याद होती है। उसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री को भी हम लोग हर एक चैप्टर को एक स्टोरी बनाकर पढ़ेंगे, उसको स्टोरी की तरह ही हम लोग याद करेंगे। तो थर्मो की स्टोरी बहुत सिंपल है, पहले बेसिक है, फिर एक्सपेरिमेंट है, फिर अपने मॉडल्स हैं, फिर डेल्टा एस है, फिर डेल्टा जी है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेल्टा एच को। और आज के लेक्चर के बाद आपका जो थर्मोडायनामिक्स है क्लोज सिस्टम का, वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और एग्जाम के अंदर मैं बात करूं CSIR नेट JRF की, तो वहां पर जनरली जो आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन क्लोज सिस्टम के आते हैं। ओपन सिस्टम से भी क्वेश्चन आते हैं, हम लोग ओपन सिस्टम को भी पढ़ेंगे। 3-4 लेक्चर के अंदर आपकी ओपन सिस्टम खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका बचेगा बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो आपका बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, हैसिस लॉ आपका क्या होता है, वो सब आपका सिस्टम बच जाएगा। यानी कि आपकी 4-5 लेक्चर की थर्मोडायनामिक्स बची है, लेकिन उन 4-5 लेक्चर से क्वेश्चन जो है वो कम आते हैं, कंपेरेटिवली कम आते हैं। लेकिन जो आपका क्लोज सिस्टम है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो आज के लेक्चर्स को पढ़ने के बाद सारी थर्मो को फिर से रिवाइज करना और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो,
जितने भी आप लोगों के पास क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के वो सब करना आप लोग शुरू कर दो। वैसे तो मैंने इस कोर्स के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, मैंने आपको हर टॉपिक के बाद क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस ईयर के, और समथिंग अराउंड हम लोगों ने अब तक 70 to 100 क्वेश्चन में मानकर चल रहा हूँ, या तो हमने 70 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। यानी कि आप लोग सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर चुके हो। मैंने आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, जितने भी आपको अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन जितने भी आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कोशिश किए यहाँ पर कवर करने की। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, आप लोग किसी क्वेश्चन के अंदर उलझ रहे हो, आप लोगों ने कहीं वो क्वेश्चन देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है और वो जनरली क्लोज सिस्टम के ऊपर आया हुआ है और आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप वो क्वेश्चन मुझे डाउट सेक्शन के अंदर कमेंट कर भी पूछ सकते हो। आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। अब आपके जितने भी थर्मो के डाउट होंगे, जैसे ही आपके कुछ डाउट्स इकट्ठे होंगे, यानी कि 5-6 बच्चों के डाउट इकट्ठे हो जाएंगे, तो उन डाउट्स के ऊपर मैं अलग से आपको एक शॉर्ट वीडियोस देने लग जाऊंगा 5-10 मिनट की, जिसके अंदर मैं आपको डाउट को सोल्व करूंगा। तो थर्मो अब आज के लेक्चर के बाद थर्मो आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, क्लोज सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और आज की क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं किरचॉफ इक्वेशन आपकी क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसकी एप्लीकेशन बताई कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा H1 पता होगा तो आप लोग दूसरे टेम्परेचर यानी कि T2 के ऊपर आप लोग डेल्टा H2 कैलकुलेट कर सकते हो। इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन लैब में होता है। क्यों होता है मैंने आपको वही बता दिया। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि आखिर कैसे आप लोग इस फॉर्मूले तक डिराइव करते हो। सेम जैसा आप लोगों ने डेरिवेशन डेल्टा S में किया था, डेल्टा G में किया था, सेम वैसा ही डेरिवेशन यहाँ पर भी करना है और आपको लास्ट के अंदर क्या करना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। अभी तक की थर्मो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलों को याद किया है। सिर्फ बेसिक पोर्शन के अंदर हम लोगों ने कम से कम भी 20-25 फॉर्मूलों को याद किया है। उसके बाद आपके एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन के अंदर हम लोगों ने 10-15 फॉर्मूले को याद किया है। फिर डेल्टा S के आपने 3 फॉर्मूले को याद किया, फिर डेल्टा S के ही आपने 3-4 फॉर्मूले को और याद किया, उसके बाद डेल्टा G के फॉर्मूले को याद किया। तो इस सीक्वेंस के अंदर ही अपने सारे के सारे फॉर्मूले को आप लोग याद कर लो। सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, किसको कब अप्लाई करना है वो सब आपको याद होना चाहिए। जितनी भी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताया, जैसे कि ट्रोटन रूल, वो बहुत छोटा सा रूल था जो मैंने आपको बताया, लेकिन वो भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट केस हो, डेटा आपके पास कम हो और आपसे डेल्टा S को कैलकुलेट करवाए तो कैसे निकालोगे, क्या पता वहाँ पर ट्रोटन रूल लग रहा हो। तो आपको हर छोटी बड़ी चीज़ें याद रखनी है। एक सीक्वेंस में याद करोगे तो आप कोई भी पॉइंट बीच में मिस नहीं करोगे। सीक्वेंस के अंदर बोल बोल के चीज़ों को याद करो और डेली थर्मोडायनामिक्स बोल बोल कर अपने पास आप डेली आप कम से कम भी, अगर आप लोगों ने पूरा कोर्स फॉलो किया है, सारे नोट्स आपने फॉलो किए हैं, तो एक शॉर्ट नोट बनाओ सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस के, जहाँ पर पहले बेसिक वाला पोर्शन लिखो, एक्सपेरिमेंट्स लिखो, उन सबके फॉर्मूले सीक्वेंस के अंदर लिखो और डेली उन सीक्वेंस को बोल बोल कर याद करो। उन फॉर्मूले को डेली के डेली 15 मिनट आप थर्मोडायनामिक्स को दोगे। नेक्स्ट 1 मंथ तक अगर आप लोगों ने 15 मिनट थर्मोडायनामिक्स को डेली दे दिए तो आप लोग थर्मो एग्जाम के टाइम तक नहीं भूलने वाले। और अगर आप भूल भी गए तो उसके जस्ट एक दिन पहले भी आप लोग रिवाइज कर सकते हो, बड़े आराम से आपकी रिवाइज हो जाएगी। लेकिन आप लोगों को डेली रिवाइज करना है, 15 मिनट बोल बोल के याद करना है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद करना है और सारी बातों को याद रखना है। हर एक फॉर्मूले को दिमाग के अंदर घुमाना है। अगर आपको याद आया तो ठीक, वरना नोट्स कॉपी खोलकर देखिए। इस तरीके से आपको याद करना है। अगर आप लोगों ने 15 दिन लगातार थर्मो को ऐसे रिवाइज कर लिया, आप थर्मो को नहीं भूलने वाले। और सिर्फ थर्मो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कोई भी चैप्टर ऐसे याद किया, बोल बोल कर आप लोगों ने मन में रिवाइज करना शुरू किया, तो आप उस चैप्टर को भूलना मत, अब उस चैप्टर को नहीं भूलोगे, उसका चैप्टर आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा। तो किरचॉफ इक्वेशन को पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन मे बी कंट्रोल बाय मेकिंग चेंज इन टेम्परेचर वॉज स्टडीड बाय किरचॉफ इक्वेशन। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको एक टेम्परेचर के ऊपर एंथैल्पी चेंज पता है तो दूसरे टेम्परेचर के ऊपर आप लोग एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर वो चीज़ लिखी हुई है, इफ वी नो एंथैल्पी चेंज एट वन टेम्परेचर देन एंथैल्पी चेंज एट एनी अदर टेम्परेचर मे बी डिटरमाइन इफ वी नो द हीट कैपेसिटी चेंज। यानी कि यहाँ पर आपको जरूरत पड़ने वाली है हीट कैपेसिटी चेंज की। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आने वाला है किरचॉफ इक्वेशन से, तो वो आपको डेटा के अंदर डेल्टा CP गिवन होगा, या फिर वो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ों को गिवन होगा जहाँ से आप लोग डेल्टा CP को कैलकुलेट कर लो। डेल्टा CP बेसिकली क्या है, रिएक्टेंट से क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट बनता है। तो डेल्टा CP आपका हो जाएगा CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका हो जाएगा डेल्टा CP। इस तरीके से आप लोग डेल्टा CP को कैलकुलेट कर सकते हो। CP को कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, जहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा था। वहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, CP/CV को निकाल सकते हो। गैस के नेम से आप CP/CV को निकाल सकते हो। तो किसी भी चीज़ का वो यूज़ कर सकता है। बेसिकली आपको डेल्टा CP तक पहुँचना है, और अगर आप डेल्टा CP तक पहुँच गए तो आप किरचॉफ इक्वेशन के अंदर दूसरे टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा S2 इजीली कैलकुलेट कर लोगे। अब फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है उसकी बात कर लेते हैं। आपको पता है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ CP, आपको तो ये फॉर्मूला पता ही है क्या, कि DH इक्वल टू क्या होता है, NCP/dt होता है।
एक मोल की बात करूँ तो क्या हो गया आपके पास DH क्या हो गया CpDT हो गया, ये आपके पास क्या हो गया DH, ये आपके पास DH इक्वल टू CpDT हो गया, DT हो इधर, तो क्या बन गया आपके पास डेल्टा डेल H अपॉन में डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, क्योंकि आपका Cp जो है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर क्या है, डिफाइन है। और अगर मैंने प्रेशर को कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया तो आपका D जो है वो डेल के अंदर कन्वर्ट हो गया, सब बातें आपको पता है। तो आपका Cp बराबर होता है डेल H अपॉन डेल Tp, क्या आपका बराबर होता है, ये बेसिकली इसके बराबर भी होता है। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर के ऊपर आप लोग हीट दोगे तो वो सारी की सारी हीट आपकी एंथैल्पी के अंदर स्टोर होती है। अगर आप लोग कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दोगे तो सारी की सारी हीट आपकी इंटरनल एनर्जी के अंदर स्टोर होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है कि आपका जो Cp है वो डेल H अपॉन डेल Tp के बराबर है। dt को उधर लेकर जाइए। जैसे कि उससे पहले मान लीजिए कि ये आपकी किसके लिए है, ये आपकी किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए है। अगर मैं केमिकल रिएक्शन के लिए करूँ तो क्या करना पड़ता है आपको पता ही है, आपको सिर्फ आगे डेल लगाना है, वेरिएबल के आगे आपको क्या लगाना है, डेल लगाना है। यहाँ पर क्या है Cp है तो क्या हो जाएगा डेल Cp हो जाएगा इक्वल टू क्या डेल ऑफ यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा H अपॉन में क्या डेल Tp। सिंपल चीज़ करनी है आपको, जैसे ही आप लोग किसी स्टेट से केमिकल रिएक्शन की तरफ जाते हो तो आपको डेल्टा लगा देना है। डेल्टा क्यों लगाते हो, क्योंकि स्टेट में आपके पास एक पर्टिकुलर स्टेट है, लेकिन केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों के पास दो स्टेट है, रिएक्टेंट की अलग स्टेट है और प्रोडक्ट की अलग स्टेट है। तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आप लोग उसका चेंज देखते हो, तो वहाँ पर आप लोग चेंज की बात करते हो। तो आप लोगों ने यहाँ पर डेल्टा Cp को देख लिया। डेल्टा Cp बेसिकली क्या होगा आपके पास, Cp ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cp ऑफ रिएक्टेंट, ये मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर केमिकल रिएक्शन डेल्टा Cp इक्वल टू क्या डेल ऑफ डेल्टा H अपॉन डेल Tp। अब इस टाइप की इंटीग्रेशन आप लोग काफ़ी बार कर चुके हो, डेल्टा S के टाइम पर भी आपने किया है, डेल्टा G के टाइम के ऊपर भी आपने किया है, आपने बहुत बार इन टाइप के इंटीग्रेशन को करके रखा हुआ है। तो ये लास्ट इंटीग्रेशन है थर्मो का, इसलिए इस इंटीग्रेशन को मैं नहीं करा, लेकिन बहुत सिंपल है, आप लोग इसे बड़े आराम से कर सकते हो। करना कैसे है, डेल्टा H वाले पार्ट को इधर रखिए, dt को इधर ले आइए, तो dt आपका इधर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा H क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा Cp अपॉन में dt। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है आपके पास x होता है, उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ डेल्टा H क्या हो जाएगा आपके पास डेल्टा H हो जाएगा। dx का क्या था x था, तो d ऑफ डेल्टा H क्या हो जाएगा डेल्टा H हो जाएगा। तो इसका तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, डेल्टा H आपके पास बराबर में निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली आपको सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है, किसको, डेल्टा Cp डेल T को आपको इंटीग्रेट करना है। तो फिर से दो केस बनेंगे, कौन कौन से केस बनेंगे, एक बार तो आप केस जब आपका डेल्टा Cp क्या हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। दूसरा केस क्या लोगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि जो आपका डेल्टा Cp है वो आपका टेम्परेचर के ऊपर a प्लस BT के साथ डिपेंड कर रहा है। तो डेल्टा Cp की ये वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए, a प्लस BT को पुट कीजिए, फिर इसको dt के साथ इंटीग्रेट कर दीजिए। इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन हम लोग डेल्टा S के टाइम पे भी कर चुके हैं, आपको इंटीग्रेशन करना आता है। तो Cp जब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो किस तरीके से आप लोग फॉर्मूले तक पहुंचेंगे वो आप लोग खुद कर देखिएगा कैसे आप लोग पहुंचते हो। वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को फॉर्मूले को याद नहीं करना, आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। जब भी आपका Cp अगर आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो आप लोग किरचॉफ इक्वेशन का जो फॉर्मूला आप लोग अभी थोड़ी देर में याद करने वाले हो उसको यूज़ नहीं करोगे, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करोगे। जैसा मैंने आपको कहाँ बताया था, डेल्टा S के टाइम पे बताया था, अगर आपका Cp टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो आप लोग डेल्टा S को उस स्टार्टिंग वाली फंडामेंटल इक्वेशन से कैलकुलेट करना शुरू करना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आपका Cp जो है वो डेल्टा Cp जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करना। a प्लस BT की फॉर्म आपको गिवन होगी या फिर कोई भी फॉर्म आपको गिवन हो सकती है, a प्लस BT क्यूब स्क्वायर गिवन हो सकता है, a प्लस BT क्यूब गिवन हो सकता है, कुछ भी आपको गिवन हो सकता है। उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करना, इंटीग्रेट करना, आपका डेल्टा H का फॉर्मूला बन जाएगा। उस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करना और आपका आंसर वहाँ से निकल कर आ जाएगा, डेल्टा H आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन पेपर पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आपको वो गिवन होगा। अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो इसको तो आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैसे ऑपरेटर होते हैं, लीनियर ऑपरेटर होते हैं। और लीनियर ऑपरेटर की खास बात क्या है कि लीनियर ऑपरेटर कांस्टेंट को बाहर निकालने की टेंडेंसी रखता है। क्वांटम केमिस्ट्री क्लास के अंदर मैंने ऑपरेटर एंड फंक्शन के टाइम पे इन चीज़ों को बताया हुआ है कि कैसे आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो, कैसे आप लोग इंटीग्रेशन करते हो। तो अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखिए। ये लास्ट लेक्चर है, 30th लेक्चर, जहाँ पर हमने क्लोज से ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो शायद आपको आज का लेक्चर समझ में ना आ रहा हो। इसीलिए मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए, बीच में एक भी लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोगों ने बीच में किसी लेक्चर को मिस किया तो चेन टूट जाएगी, आपको चीज़ें समझ में आनी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर मैं इस थर्मोडायनामिक्स को बहुत ही कनेक्टिंग वे के अंदर पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पर आपका एक लेक्चर
दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, पूरी सीरीज़ कनेक्टेड है। तो इसको आप इसी तरीके से याद रखिए, एक मूवी लगेगी आपको, कैसे आप लोगों ने थर्मो पढ़ी है उसको आप इस तरीके से याद रखिए। तो अगर आपका डेल्टा CP टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो डेल्टा CP को बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या बनेगा, T बनेगा। जब आप लिमिट लगाओगे T1 से T2 तो क्या हो जाएगा आपके पास T2 माइनस का T1, डेल्टा CP बाहर था, यहाँ पर क्या बन जाएगा डेल्टा H पे लिमिट लगाओगे डेल्टा H1 की, डेल्टा H2 की, तो क्या बन जाएगा डेल्टा H2 माइनस का डेल्टा H1, माइनस के डेल्टा H1 को उठाकर इधर ले आओ, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ नहीं किया हुआ, इंटीग्रेशन किया हुआ है, लिमिट्स को लगाया हुआ है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन की हुई है और आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो किरचॉफ इक्वेशन। ये इक्वेशन भी आपसे क्या कह रही है, अगर आपको T1 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा H1 पता होगा तो T2 टेम्परेचर के ऊपर डेल्टा H2 कैलकुलेट किया जा सकता है, बशर्ते आपको डेल्टा CP के बारे में पता हो। तो इक्वेशन की एप्लीकेशन क्या है मैंने आपको बता दी, कैसे यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन आपको याद करनी है वो आपका काम है, याद हो भी जाएगी, बहुत सिंपल सी है। सिर्फ CP की डेफिनेशन से मैंने क्या कर रखा है, इसको प्रूव किया हुआ है। अगर आप भूल भी जाओगे तो सिर्फ यहीं से शुरू कर देना, फिर से इंटीग्रेट करके आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। पर ध्यान रहे, अगर आपको CP जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया होगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। आपको फिर उस टाइम कहाँ से चलना है, आपको यहाँ से शुरू करना है, आपको डेल्टा CP की वैल्यू को पुट करना है, इसको इंटीग्रेट स्टार्टिंग से करते हुए चलना है और फिर उस तरीके से आप लोग वहाँ से डेल्टा H को कैलकुलेट करोगे। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हुए सेम जैसे आप लोग डेल्टा S में किया था वैसा ही सेम टाइप का क्वेश्चन है। आपको T1 गिवन था, डेल्टा H1 गिवन था, डेल्टा CP गिवन था, जो कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट अभी तक आया हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट अभी तक नहीं आया किरचॉफ इक्वेशन से, जहाँ पर आपको CP क्या दिया हो, टेम्परेचर डिपेंडेंट दिया हो। तो हमेशा क्वेश्चन कहाँ से आया है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट से आया। तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना था और इसके ऊपर ही बेसिक सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, तो मैंने एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं लिया। बाकी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो इस टाइप के, आप लोग क्लोज सिस्टम को पढ़ते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर चुके हो। तो क्लोज सिस्टम आपका खत्म हो गया है और मैं बेसिकली चाह रहा था कि मैं आपको ओपन सिस्टम जो है वो एक नए लेक्चर के साथ ही स्टार्ट कराऊं। आज स्टार्ट ना कराऊं, लेकिन एक छोटा सा हिंट देता हूं आपको मैं, आखिर ओपन सिस्टम में चेंज क्या होगा, क्यों आप लोग अभी तक के फॉर्मूले को यूज़ नहीं कर पाओगे, उन सब की बातें बताता हूं और कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे ओपन सिस्टम को, उसका एक थोड़ा सा हिंट लेते हैं आज की क्लास के अंदर। बाकी हम लोग ओपन सिस्टम को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन जो हिंट है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नहीं बताऊँगा, तो प्लीज़ आप इसको यहाँ पर भी अच्छे से देख लीजिएगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम बेसिकली क्या होती है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लोज सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था और हम लोग कह रहे थे कि क्लोज सिस्टम के अंदर आप लोग सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर कर सकते हो, अमाउंट का ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पहला बेसिक डिफरेंस क्या होता है क्लोज सिस्टम के अंदर और आपका ओपन सिस्टम में, कि ओपन सिस्टम के अंदर आप लोग एनर्जी के साथ साथ अमाउंट का ट्रांसफर भी कर सकते हो। अगर आप लोग अमाउंट का ट्रांसफर भी कर सकते हो तो वेरिएबल्स के अंदर अमाउंट बढ़ जाएगा, अमाउंट यानी कि मोल जो है वो बढ़ जाएगा। क्लोज सिस्टम में आपके पास क्या थे, PV, ST, 4 टाइप के वेरिएबल थे, जहां जो आपने कहां से निकाले थे, वर्क डन से और हीट से निकाले थे। हीट से निकला था आपका TDS, वर्क डन से निकला था PdV। तो दो वेरिएबल आपके थे वर्क के, 2 वेरिएबल थे आपके हीट के। लेकिन ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी के साथ साथ यानी कि वर्क और हीट के साथ साथ आपका अमाउंट भी ट्रांसफरेबल है। तो अमाउंट को आप किस में कैलकुलेट करते हो, उसमें आप करते हो मोल के अंदर। तो ओपन सिस्टम के अंदर कुछ नहीं होता, जैसे ही आप लोग क्लोज से ओपन की तरफ शिफ्ट होगे तो आपके पास एक वेरिएबल बढ़ जाता है PV, ST और साथ में क्या बढ़ जाता है आपके पास, N बढ़ जाता है। जैसे ही आपके पास एक वेरिएबल बढ़ता है तो उसके कोरस्पोंडिंग आपके पास एक पोटेंशियल भी है। क्या उसका नाम है, उसको आप म्यू से डिनोट करते हो, नाम क्या है इसका, केमिकल पोटेंशियल है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आखिर क्यों आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ी, कैसे इसको कैलकुलेट करते हो, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आपके पास एक पहली बात तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर आपका एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखिए आप लोगों ने क्लोज सिस्टम के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ा और वहाँ पर आपने कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी एक ऐसा पैरामीटर है जहाँ से आप लोग रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बता सकते हो कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, कितनी फिजिबल है। यानी कि डेल्टा जी से आप लगभग सारे के सारे थर्मोडायनामिक एंटिटीज़ को बता सकते हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका आपको डेल्टा जी पता है, तो मतलब आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। तो डेल्टा जी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है। वो क्यों है, क्योंकि डेल्टा जी के जो नेचुरल वेरिएबल्स होते हैं उसको आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। प्रेशर और टेम्परेचर उसे क्या है, नेचुरल वेरिएबल हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आप लोग प्रेशर को और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोटेंशियल भी तो आपके पास क्या है, डेल्टा जी है। लेकिन क्लोज सिस्टम के अंदर जो आपके पास जी था वो आपका फंक्शन किस किस का था, P का था, V का था, S का था, T का था। उसके बाद आपने कहा था कि आपका जो
गिब्स फ्री एनर्जी जो आपका स्पेसिफिक पोटेंशियल होता है ये आपका P का और आपका T का फंक्शन होता है, यानी कि V और S के ऊपर डिपेंड नहीं करता। V और S के ऊपर आपके बाकी जो पोटेंशियल थे, जो आपका A था, जो आपका U था, वो सब के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, लेकिन जो आपका G था वो P के ऊपर और T के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा था क्लोज सिस्टम के अंदर। लेकिन जैसे ही हम लोग ओपन सिस्टम के अंदर आएंगे तो आपका G प्रेशर का, टेम्परेचर का फंक्शन तो रहेगा, लेकिन साथ ही साथ वो अमाउंट का भी फंक्शन हो जाएगा। यानी कि जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो फंक्शन किस किस का हो जाएगा, अब प्रेशर का हो जाएगा, टेम्परेचर का हो जाएगा और साथ ही साथ अमाउंट का यानी कि मोल का भी हो जाएगा। तो अगर आपका गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोटेंशियल का फंक्शन यानी कि जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है वो वेरिएबल ही एक बढ़ जाएगा, तो आपकी सारी की सारी थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस तरीके से चेंज होगी वो बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से चेंज होगी उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करने वाले हैं, थर्मोडायनामिक्स ऑफ ओपन सिस्टम के अंदर करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर लिखी हुई है वट एवर रिलेशंस वी हैव डिराइव्ड अर्लियर वर एप्लीकेबल टू क्लोज सिस्टम। चाहे आपने अभी तक कितने भी फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो सारे के सारे आपके क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, वैलिड हैं। The system in which thermodynamic potential is dependent on variable PVST, जितने भी आपके पास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल थे, H था, G था, A था, U था, ये सारे के सारे पोटेंशियल्स सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, वेरिएबल, एंट्रोपी और टेम्परेचर के ऊपर ही क्या कर रहे थे, डिपेंड कर रहे थे। बिकॉज ओनली वर्क एंड हीट, जो कि आपके पास बेसिकली क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, और आपको पता है कि क्लोज सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर ही होता है। बिकॉज ओनली वर्क एंड हीट transfer take place. Now we will consider those systems in which not only work and heat but amount transfer also take place, which is known as open system. ये एक बेसिक डेफिनेशन होती है जहाँ पर आप लोग अमाउंट के हीट एनर्जी के साथ साथ अमाउंट का भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्या था आपके पास, G था, इसी की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है, G इज नॉट ओनली फंक्शन ऑफ P एंड T बट ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है जिसमें आप लोगों ने क्या किया, जिसमें आप लोगों ने 3 गैसेस को मिक्स किया है, इसका आपके पास N1 मोल है, इसका N2 है और इसका क्या है, N3 है। अगर आप लोग इस पूरे सिस्टम का G का फंक्शन देखोगे तो G आपका किस पे डिपेंड करेगा, आपका G आपका फंक्शन होगा प्रेशर, टेम्परेचर तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ वो N1 का भी होगा, वो N2 का भी होगा और N3 का भी होगा। यानी उस सिस्टम के अंदर जितनी भी आपके पास स्पीसीज हैं, जितने भी आपके पास कंपोनेंट है, उन सभी के मोल का वो क्या होगा, फंक्शन होगा गिब्स फ्री एनर्जी, जो कि आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, पोटेंशियल है, क्योंकि उसके जो वेरिएबल्स हैं उनको आप लोग लैब के अंदर कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए क्या है, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है। तो जैसे ही आप लोग ओपन सिस्टम के अंदर आए, आप लोगों ने यू की बात नहीं की, आप लोगों ने ए की बात नहीं की, आप लोगों ने एच की बात नहीं, आप लोगों ने एच की बात नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हम उसकी बात तो हमने क्लोज सिस्टम के अंदर भी नहीं की। तो क्लोज सिस्टम में ज़्यादा हमने किसको पढ़ा, हम लोगों ने डेल्टा जी को पढ़ा। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी को ही पढ़ेंगे, उसी के ऊपर ज़्यादा क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ फॉर ए बाइनरी कॉम्पोनेंट सिस्टम है, बाइनरी मतलब क्या, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर क्या है, 2 स्पीसीज है, जिसके अंदर क्या है, 2 स्पीसीज है। बाइनरी मतलब क्या, 2। तो वहाँ पर आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो आपका फंक्शन हो जाएगा, किस किस का फंक्शन हो जाएगा, यानी कि वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, N1 के ऊपर और N2 के ऊपर। अगर आपके पास सिस्टम बाइनरी है तो उसके अंदर 2 कंपोनेंट होंगे, एक को मैं 1 बोल देता हूँ, एक को मैं क्या बोल दूँ, 2 बोल देता हूँ। तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी है वो फंक्शन होगा प्रेशर का भी, टेम्परेचर का भी, N1 का और N2 का। तो उसके बाद जब हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी पार्शियल डेरिवेटिव और कंप्लीट डेरिवेटिव की, जो हम लोगों ने बेसिक्स पोर्शन के अंदर कवर किया था, वहाँ पर मैंने आपको लिखना सिखाया था कि आप लोग कंप्लीट डेरिवेटिव को किस तरीके से लिख सकते हो। उसके यूज़ हमने कहाँ किया, उसका यूज़ हम लोगों ने किया था उलट थ्योरम के अंदर, और हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे उसका, आज यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन दिया होता है यहाँ पे आपका G जो है वो फंक्शन होता है P का, T का, N1 का और N2 का, और आप लोगों को कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ G लिखना है, तो वो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर आप लोगों को इसका कंप्लीट डेरिवेटिव इस तरीके से लिखने में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 3 देखिए, जहाँ पर मैंने आपको पार्शियल और कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सिखाया है, कैसे आप लोग उसे लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ और मैं आपको फिर से नहीं बता रहा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग लेक्चर नंबर 3 देख सकते हो थर्मोडायनामिक्स का। तो जब इसका कंप्लीट डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, डी जी आपका क्या हो जाएगा, डेल जी अपॉन डेल पी टी N1 N2, जिस पे वेरी कर रहे हो उसको छोड़ के जो बाकी सारे वेरिएबल क्या हो जाएंगे आपके पास, कॉन्स्टेंट डिफाइन हो जाएंगे, जिसके साथ उसको क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, डीपी के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। डेल जी अपॉन डेल टी पी N1 N2 dt प्लस का डेल जी अपॉन डेल N1
N1 डेल N1 dN1 साथ में लगा दिया, PTN2 क्या हो गए यहाँ पर कांस्टेंट हो गए, डेल G अपॉन डेल N2 कर दिया, PTN1 कांस्टेंट हो गए, और यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने साथ में dN2 लिख दिया। यानी कि मैंने सिर्फ इस फंक्शन वाली इक्वेशन से कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखा है, ज़्यादा कुछ ही मैंने नहीं लिखा। ये सब बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर मैं इसके अंदर देखूँ, इस टर्म के अंदर मैं बात करूँ, अगर आपका जो यहाँ पर ये टर्म क्या है, डेल G अपॉन डेल PT, डेल G अपॉन में डेल PT, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हम लोगों ने? हम लोग जब गिब्स एनर्जी को पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि डेल G अपॉन डेल PT किसका फंक्शन होता है, आपका वॉल्यूम का फंक्शन होता है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर के टाइम पर कि आपका डेल G अपॉन डेल TP क्या होता है, ये आपका माइनस का S के बराबर होता है। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं क्लोज सिस्टम के अंदर भी। वहाँ से हमने क्या लिखा था कि जो आपका DG है वो आपको बराबर होता है VdP माइनस का SdT, ये आप लोग यहाँ पर लिख चुके हो, और मैक्सवेल बोन्ड स्क्वायर की हेल्प से आप लोगों ने इसको याद भी कर लिया है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन चीज़ें एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गई यहाँ पर, आपके पास जो ये दो टर्म है ये आपके पास एक्स्ट्रा ऐड हो गई, और सारी पढ़ाई ओपन सिस्टम के अंदर हम लोग इस एक्स्ट्रा जो टर्म ऐड हुई है इसके ऊपर ही करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर इस एक्स्ट्रा टर्म को बोलते क्या है। तो जो इसको बोलते हैं वो जो लिखा हुआ है सेम ही लिखा हुआ है। कैसे बोलेंगे देखिए इसको, ये टर्म आपके पास नहीं है, एक तो आपके पास ये टर्म नहीं है, और आपके पास क्या है, ये टर्म आपके पास नहीं है। तो ये आपके पास क्या है, डेल G अपॉन में डेल N1 PT और N2 आपका क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, डेल G अपॉन में डेल N2 PT और N1 आपके पास क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। यानी कि अगर आप लोग N1 के साथ G को पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो तो आपका प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, साथ में क्या है, N2 कांस्टेंट है। बाइनरी सिस्टम है, N1 के साथ क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो तो N2 कांस्टेंट। इस वाले केस में आप N2 के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो N1 कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका ith कंपोनेंट के साथ अगर आप लोग डिफरेंशिएट करोगे तो आपका jth कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ith के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ith कांस्टेंट नहीं होगा, उसके अलावा जो दूसरा यानी कि J है, K है, L है, कुछ भी आप बोल दीजिए, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, सारे के सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि इस टर्म को आप लोग बोलते क्या हो। तो इस टर्म को तो मैंने क्या नाम दे दिया, G1 बार, इसको मैंने क्या दे दिया, G2 बार। 2 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या हो गया, G2 बार, 1 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो क्या हो गया आपके पास, ये G1 बार। अब G1 बार के पास क्या होता है, डेल G अपॉन डेल N1 TPN2, इसको मैंने G1 बार तो लिखा है, तो आपका G1 क्या हो गया, इसके बराबर हो गया। इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या है, नाम इसका क्या है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ कंपोनेंट 1। नाम में से कैसे निकाला, देखिए पार्शियल तो आप लोग डिफरेंशिएट कर रहे हो, डेल बाई डेल N1, तो पार्शियल तो आप लोग कर ही रहे हो। मोलर क्यों बोला, क्योंकि पर मोल कर रहे हो, पर क्या कर रहे हो, पर मोल कर रहे हो। गिब्स एनर्जी के साथ आप पार्शियल डेरिवेट करो तो जी क्या है आपके पास, गिब्स एनर्जी है ऑफ कंपोनेंट 1, यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, पार्शियल, क्योंकि आपके पास डेल अपॉन डेल N1 है, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 1। ये आपके पास क्या होगा, पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 1। इसको आप क्या बोलोगे, डेल G2 बार को क्या बोलोगे आप लोग, पार्शियल मोलर गिब्स एनर्जी ऑफ कंपोनेंट 2। जैसे कि ये आपके पास कोई पोटेंशियल हो गया, G1 बार आपके पास क्या है, आपके पास कोई पोटेंशियल है। उसी केस से मान लीजिए इसी सिस्टम के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास जो U1 बार क्या होगा, U1 बार आपके पास क्या होगा, देखिए G आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, U आपके पास क्या है, पोटेंशियल है, तो आप लोग उसको इस टर्म में भी लिख सकते हो। तो जो आपके पास U होगा ये क्या होगा, डेल U अपॉन में डेल N1। अब U आपका किस किस का फंक्शन होता है, ये आप लोगों को कैसे पता चलेगा, ये आप लोगों को पता चलेगा मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर से। तो जो इसके वेरिएबल्स है उनको यहाँ पर लिख दीजिएगा, और साथ में क्या आपका N2 कांस्टेंट। ये रहा आपका मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर। सत्या प्रकाश वेरिटा करके बनाते हो, हे गो डे यू ऐसे आप करके करते हो, इस तरीके से आप करते हो। तो जो आपका U है किसका फंक्शन होता है आपके पास, S का होता है और V का होता है। तो यहाँ पर आपका S भी कांस्टेंट रहेगा, V भी कांस्टेंट रहेगा, और क्या रहेगा आपका N2 के साथ आपका एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी सिस्टम की। तो जिस तरीके से आपका G1 क्या होता है, आपका G1 होता है डेल G अपॉन में डेल N1, उसी तरीके से U1 क्या हो जाएगा आपके पास, डेल U अपॉन में डेल N1। यहाँ पर इसके नेचुरल वेरिएबल कांस्टेंट, साथ में क्या N2 कांस्टेंट, यहाँ पर इसके नेचुरल वेरिएबल क्या होंगे आपके पास, S और V, और क्या हो जाएगा आपके पास N2। अगर मैं बात करता हूँ आपसे A1 बार कैसे लिखोगे, A2 बार कैसे लिखोगे, तो वो सब लिखना भी आपको आना चाहिए कि H1 बार कैसे लिखोगे, S2 बार कैसे लिखोगे। जितने भी पोटेंशियल आपके पास HGAU, ये सारे के सारे आपको लिखना आना चाहिए। G1 बार कैसे लिखोगे, U1 बार कैसे लिखोगे, बेसिकली सबके सब क्या है, एक ही चीज़ है, डेल U अपॉन डेल N1। इसके नेचुरल वेरिएबल क्या करना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट करना पड़ेगा, साथ में कंपोनेंट जो आपके पास दूसरा है वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसके जनरल फॉर्म लिखूंगा, कैसे जनरल फॉर्म लिख सकता हूँ, आप मान लीजिए इसको क्या बोल रहे हो, y का ith कंपोनेंट बोल रहे हो। ये y आपका क्या हो सकता है, h भी हो सकता है, ये y आपका क्या हो सकता है, u भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, ये y आपका g भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, y आपका
ए भी हो सकता है। मैं यहाँ पर बायो का मान के चल रहा हूँ, जी मान के चल रहा हूँ, मैं जी के हिसाब से यहाँ पर कॉन्स्टेंट लगाए हुए हैं। अगर आपका मैं जी को ith बार कर रहा हूँ, यानी कि ith कंपोनेंट का जी बार निकाल रहा हूँ, तो क्या करूँगा मैं, डेल जी अपॉन में डेल ऑफ एन आई, जिसका मैं बार निकाल रहा हूँ वो इसी का कंपोनेंट यहाँ पर नीचे लेना पड़ेगा, मुझे ले लिया। उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर इसके क्या है, नेचुरल वेरिएबल है। उसके बाद ith कंपोनेंट की बात करें तो जो बाकी आपके पास कंपोनेंट है, यानी कि कौन सा, jth कंपोनेंट के पास क्या हो जाएगा, jth कंपोनेंट आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर स्पेशल लिखा हुआ है कि जो आपका i है वो j के बराबर नहीं होगा। अगर मैं वन कंपोनेंट के खिलाफ, वन कंपोनेंट के अगेंस्ट उसको मैं पार्शियल डेरिवेट कर रहा हूँ, तो जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट डिफाइन होगा। यानी कि अगर ith के अगेंस्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो आपका jth क्या हो गया, कांस्टेंट डिफाइन हो गया। बहुत सिंपल सा मैंने आज यहाँ पर नामकरण किया है। कैसे आप लोग किस चीज़ को बोलते हो, डिफरेंस क्या होता है क्लोज के और ओपन का। आज मेरा मेन मोटिव था कि मैं क्लोज को खत्म कर दूं और ओपन को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूं। मैंने बेसिक इंट्रो दिया है किस तरीके से आप लोग ओपन सिस्टम को पढ़ने वाले हो, क्या क्या चेंज होने वाला है। तो आप लोग देख चुके हो कि आपके पास एक नई एंटिटी आ गई, पार्शियल मोलर एंटिटी आ गई। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग अपनी ओपन सिस्टम को ख़त्म करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आरजे एकेडमी को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके पास सारी की सारी अपडेट्स आ जाएं। कब इस चैनल के ऊपर कोई भी लेक्चर आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग आरजे एकेडमी को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आप लोग हमें डोनेट कर सकते हो, आप लोग हमें डोनेशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे। नंबर आप यहां पर देख सकते हो 9053519385। इस नंबर के ऊपर आप कोई भी अमाउंट भेज सकते हो। एनी अमाउंट इज़ अप्रिशिएबल। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ आरजे एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए नए नए फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के नए नए कोर्सेज़ को लाते रहें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।